नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जिनका नाम मुख्यमंत्रियों की चर्चा में नहीं था उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। राजस्थान में सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कौन से लोग बनेंगे। बहुत सारी लिस्ट थी जिसमें लोग कह रहे थे कि वसुंधरा राजे वहां पर मुख्यमंत्री बनेंगी। कई दिया कुमारी का नाम ले रहे थे, कोई किरोड़ीलाल मीणा का नाम ले रहा था, बाबा बालकनाथ का नाम सबसे ज्यादा चला। इसके अलावा भी कई रोज नए नए नाम आते रहे। लेकिन जब मुख्यमंत्री के पद की घोषणा हुई तो ऐसे व्यक्ति की घोषणा हुई जिसका नाम न चर्चा में था, न किसी ने सोचा था, और यहाँ तक कहें कि सपने में भी नहीं सोचा था कि वहां पर भजनलाल शर्मा वहां के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उनके मुख्यमंत्री पद की घोषणा हो जाएगी। भजनलाल शर्मा जयपुर की सांगनेर सीट से विधायक हैं और पहली बार विधायक बने। सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार जो 5 बार 7 बार 8 बार जो विधायक रहे उनको मौका नहीं मिला, लेकिन भजनलाल शर्मा जिनका नाम किसी ने सुना नहीं था, कई लोगों ने जब उनका नाम आने लगा, समाचार पत्रों में चैनलों पर आने लगा, तो बहुत सारे लोग गूगल करने लगे, देखने लगे कि भाई भजनलाल शर्मा ये कौन है। देख रहे थे तो गूगल पर भी कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा था। भजनलाल शर्मा इससे पहले भरतपुर के जिलाध्यक्ष भी रहे। अरुण चतुर्वेदी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने भरतपुर से भजनलाल शर्मा को जिलाध्यक्ष बनाया था। और उसी समय जो सीपी जोशी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं वह उस समय चित्तौड़गढ़ के जिलाध्यक्ष बने थे। वही अरुण चतुर्वेदी जिन्होंने जिलाध्यक्ष बनाया था भजनलाल शर्मा को, भरतपुर से वो भी हैं, वो भी भरतपुर सिविल लाइन से टिकट मांग रहे थे अब की बार, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। उनकी जगह जो टिकट है वह एक पत्रकार है गोपाल शर्मा, उनको टिकट दे दिया गया। हालांकि वो भी विधानसभा में पहुंच गए, वो भी जीत गए हैं। तो यह समय का चक्र है, कब कौन राजा बन जाए और कौन रंक बन जाए, और फिर ये राजनीति है। राजनीति में कब कौन कहां कैसे निकल कर आ जाए ये पता नहीं है। और बीजेपी में तो अक्सर ऐसा हो रहा है कि कई नाम ऐसे आए जो चौंकाने वाले हैं। उनके साथ भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री के लिए घोषित किया गया, वहीं पर 2 उप मुख्यमंत्री पहली बार राजस्थान में बनाए गए, जिसमें एक दिया कुमारी जिनका नाम मुख्यमंत्री के लिए भी चल रहा था और दूसरा नाम है प्रेमचंद बैरवा। दिया कुमारी जहां क्षत्रिय समाज से आती, वहीं प्रेमचंद बैरवा वो दलित समाज से आते हैं। क्या बीजेपी ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना रही है हर प्रदेश में जिनका कोई नाम नहीं जानता है? और उसका कारण भी है कि बीजेपी जो आला कमान है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जो बीजेपी का आला कमान है वह चाहता है कि जो प्रदेश चलें वो उनके इशारे पे चलें, वहां पर उनके मुख्यमंत्री हों, और ऐसे व्यक्ति जो कई बार के विधायक रहे, ऐसा नेता जो बहुत अनुभवी हो, पुराना हो, वरिष्ठ हो, ऐसे लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। उसका कारण है कि अगर वरिष्ठ नेता होगा तो आंखों में आंख डाल करके बात भी करेगा, लेकिन अगर किसी कनिष्ठ को बनाया जाएगा, नए को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो सबसे बड़ी दुविधा उनकी ये खत्म हो जाएगी कि उनके इशारे पर वह कठपुतली की तरह नाचने का काम करेंगे। जो भी इशारा दिल्ली दरबार से मिल जाएगा उसी इशारे पर वो काम करेंगे। हालांकि बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना करके कई समीकरण, जातिगत समीकरण साधने का काम किया। हालांकि मोदी जी, आपने देखा होगा कि अभी विधानसभा चुनावों में जो 3 राज्यों में भी हुए, वहां कहते थे कि कांग्रेस जो है वो
देश को जातियों में बांटने का काम कर रही है। लेकिन अगर आप बीजेपी को देखेंगे, उनको आप देखेंगे तो वो वही काम कर रहे हैं। उन्होंने भी जातिगत हिसाब से हर जगह जातिगत समीकरण को साधते हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाए। आप देखें मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव की, डॉक्टर मोहन यादव, वहां पर मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित किया गया। उनके साथ एक राजेंद्र शुक्ला, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। एक और व्यक्ति उनको भी जो दूसरे समाज से आते हैं, तो ओबीसी को साधा, ब्राह्मण को भी साधा, दलित को भी साधा। उसी तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़ में कहा, छत्तीसगढ़ में आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया। उनके साथ भी इसी तरीके से फार्मूलेशन सेट किया। और वहीं राजस्थान में जहां लग रहा था कि जो ब्राह्मण वोट है वो कहीं हमसे छिटक ना जाए, क्योंकि कई जगह पर जहां लग रहा था कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनेगा, वहां पर उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता था। लेकिन यहां पर राजस्थान में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना करके उन्होंने ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए एक दाव चल दिया है कि ब्राह्मण वोट इससे सर जाएंगे। लेकिन ये बात चुनाव बताएगा कि चुनाव में स्थिति क्या होती है। क्या जो ये नए बनाए गए मुख्यमंत्री हैं, जो दिल्ली दरबार के इशारे पर काम करेंगे, वह क्या जनता को अपने साथ जोड़ पाएंगे, और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें वो कितने कारगर साबित होते हैं और अपनी जातियों को कितना वो जोड़ने का काम करते हैं। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी ने बहुत सारे छत्रप थे, उनको हटाने का काम किया, और कई बार जो नए लोग थे उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। चाहे गुजरात का मामला हो या उत्तराखंड में अभी धामी है, पुष्कर सिंह धामी। हरियाणा में जब बनाना था तो मनोहर लाल खट्टर को बना करके सबको चौंका दिया था। कई उदाहरण, महाराष्ट्र में भी इसी तरीके का उदाहरण रहा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपने देख लिया कि जो नाम चर्चा में थे, जो लगातार चैनलों पे चल रहा था कि आज ये मुख्यमंत्री बनेगा, आज ये मुख्यमंत्री बनेंगे, 10 नामों की लिस्ट चल रही थी, उस पर डिबेट हो रही थी, प्राइम शो हो रहे थे। लेकिन जब नाम आया तो कोई भी नहीं समझ पाया कि ये कैसे हुआ। राजनाथ सिंह को राजस्थान में भेजा गया था, वो प्रभारी के तौर पर पहुंचे थे, उनके साथ सरोज पांडे थी और दूसरे विनोद तावड़े थे। तो कई लोग आए। आपने एक दृश्य भी देखा होगा जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया को वो अपने साथ ले गए, और जहां पर यह घोषणा हुई वहां पर वसुंधरा राजे को पर्ची पकड़ाई राजनाथ सिंह ने। और वह वीडियो बिल्कुल वायरल हो रहा है जिसमें वो जब पर्ची पकड़ाते हैं और जब वो पर्ची को खोल करके वो नाम पढ़ती हैं तो वो भी हतप्रभ रह जाती हैं, एकदम चौंक जाती हैं, एकदम शॉक्ड हो जाती हैं। हालांकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि इसमें जो वसुंधरा राजे सिंधिया ने भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव किया, लेकिन वही वीडियो नहीं दिखाई दे रहा। तो वो जो प्रस्तावित नाम उनका किया है वो कहाँ किया और कब किया। राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिनको केंद्र से लाकर के यहाँ चुनाव लड़ा गया, वो भी विधायक अभी बने हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि सर्वसम्मति से श्री भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, सर्वसम्मति से। वहीं मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इसी तरीके का ट्वीट किया है कि सर्वसम्मति से। अगर सर्वसम्मति से इन भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित किया गया है तो वो फिर पर्ची क्या थी? क्या विधायकों की राय ली गई? विधायकों की राय नहीं ली गई, किसी विधायक की राय नहीं ली गई। अगर ऐसा होता तो भजनलाल शर्मा जो पहली बार ही विधायक बने हैं, शायद उनको यह मौका नहीं मिलता। लेकिन ये बीजेपी है, पता नहीं किसकी लॉटरी कब निकल जाए। सत्ता के करीबी कौन है, दिल्ली दरबार के करीबी कौन है? बताया जाता है अमित शाह के बहुत करीबी हैं भजनलाल शर्मा, इसलिए उनके मंचों का संचालन भी करते थे, तो इसका उनको फायदा मिला। और एक तरफा ये कोई राय नहीं ली गई विधायकों की, एक तरफा दिल्ली दरबार का फरमान आया, पर्ची पकड़ा दी गई। खुद भजनलाल शर्मा को भी नहीं पता होगा कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और पर्ची पकड़ाई गई और बता दिया गया कि भजनलाल शर्मा राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। क्या बीजेपी ने जो जातीय समीकरण साधा है, क्या उस जातीय समीकरण के अनुसार बीजेपी को लोकसभा में इसका फायदा मिलेगा, या फिर जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश में किया कि
जो चेहरा रहे वो शिवराज सिंह चौहान रहे। 18 वर्ष तक उन्होंने मध्य प्रदेश में राज्य किया और अभी भी जबकि उनको हाईकमान दरकिनार किए हुए था, उसके बावजूद भी अपनी पूरी मेहनत से और लगन से उन्होंने वहां काम किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वहां पर बीजेपी को बहुत बड़ा बहुमत मिला। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में हुआ कि रमन सिंह को दरकिनार कर दिया गया और वहीं वसुंधरा राजे को भी दरकिनार करके भजनलाल शर्मा को तरजीह दी गई। हालांकि वसुंधरा राजे के लिए कहा जाता है कि दिल्ली दरबार से उनके अनुबंध खटपट अभी के नहीं पहले से ही है, तो ये पटकथा पहले ही लिख दी गई थी कि उनको मुख्यमंत्री किसी भी तरीके से नहीं बनाया जाएगा। हालांकि उन्होंने अंतिम समय तक दबाव बनाने की कोशिश की। एक दिन पहले ही उनके आवास पर तमाम विधायक मिलने जा रहे थे, तमाम लोग दिखाई दे रहे थे, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अगले मुख्यमंत्री फिर वसुंधरा राजे सिंधिया ही होने वाली हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनका अगर आप कल का हाव भाव देखेंगे, उनका चेहरा देखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया के जो चेहरे पर मायूसी दिख रही थी, वो हताश और निराश दिख रही थी। क्या पार्टी हाईकमान मोदी जी और अमित शाह आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या इन दिग्गजों को जो उन्होंने दरकिनार किया है उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा? चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे सिंधिया हो या रमन सिंह, क्या इन लोगों को जो बड़े नेता थे, काफी अनुभवी नेता थे, और इनको दरकिनार करके लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी के लिए एक नई आफत है, नई मुसीबत उन्होंने मोल ले ली, या फिर दिल्ली दरबार जैसे पहले करता रहा है उसी तरीके से इनको चुप करा देगा? बहुत सारे लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं कि ये जो मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे ये लोग और इनको भी बीजेपी का आडवाणी बना दिया गया है। ऐसी बातें हो रही हैं। कई प्रांत रहे जिनमें पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया, जो बड़े पुराने लोग थे। अब शिवराज सिंह चौहान की बात करें या वसुंधरा राजे की बात करें, बड़ी सीनियर नेता हैं, अभी की तो है नहीं। और वसुंधरा राजे के लिए तो कई बार कहा गया, हालांकि शिवराज सिंह चौहान नम्रता विनम्रता से उसे स्वीकार कर रहे हैं, अंदर उनके क्या है वही जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा नहीं दिखाया कि वो पार्टी के आदेश के खिलाफ है। लेकिन वसुंधरा राजे और उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल लग रही थी कि वो जो पार्टी हाईकमान से आदेश आया है उसके बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल खिलाफ है। इसका क्या खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? क्या कोई नए समीकरण बनेंगे? क्या कोई नई बात होगी कि जो बहुत सारे विधायक चाहते थे कि वसुंधरा राजे बने, क्या ये समीकरण बनेगी? या फिर जो भजनलाल शर्मा को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया, पहली बार के विधायक हैं, उनको उनके बनने से और वोट बैंक जुड़ेगा? वो पार्टी में जो कई विभाजन हो चुका है, कई अलग अलग गुट बन गए हैं राजस्थान में, उनको सबको जोड़ने का काम करेंगे, उनको एक साथ लाने का काम करेंगे, एक मंच पे लाने का काम करेंगे और उसमें वो सफल होंगे। ये समय बताएगा कि वो राजस्थान को किस दिशा में ले जाते हैं, राजस्थान को कितनी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। हम सबकी शुभकामना है कि वो राजस्थान को आगे बढ़ाएं। हालांकि भजनलाल शर्मा पहले भरतपुर से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको वहां से टिकट नहीं मिला, उनको टिकट दिया गया सांगनेर से, जो कि बीजेपी की आज से नहीं बहुत पहले से ही बीजेपी का गढ़ रहा है। वहां पहले भी कई लोग जीतते रहे, घनश्याम तिवारी भी जीते और लाहौटी भी जीते, उसके पहले भी कई नेता वहां पर चुनाव जीते। बीजेपी का गढ़ था और वो आसानी से लगभग 50,000 वोटों से वहां से चुनाव जीते और मुख्यमंत्री बन गए। क्या राजनीतिक समीकरण होंगे? नए नए समीकरण बन रहे हैं और नए नए समीकरण में कल चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और अमित शाह से भी मिले। वो फोटो उनकी वायरल हो रही हैं, तो लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कहीं ये नई सुगबुगाहट तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोई नेतृत्व परिवर्तन तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि दिल्ली दरबार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बनने से खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने बना तो दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से और मुख्यमंत्री दिल्ली दरबार की कठपुतली बन गए, वो उस तरीके से कठपुतली नहीं बने। मौका को तलाश रहे हैं कि कब मौका आए और इनको हम हटा दें। तो क्या वो सुगबुगाहट है या फिर दिल्ली दरबार ऐसा जोखिम लेने का काम नहीं करेगा? सामाजिक समीकरण साधने का काम कर दिया, ब्राह्मण बनिया वैश्य और शेड्यूल कास्ट में भी जो अभी पदाधिकारी बनाए गए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये कितना कारगर होगा ये जानने के बाद, क्योंकि जो भी नेता जो भी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनका अपना जनाधार ज्यादा है नहीं, उनको कोई अपने प्रदेश में बड़े बमुश्किल जानता था, लेकिन एकदम जब नाम आए तो सभी लोग चौंक गए। और इसीलिए क्योंकि चूंकि वो पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, एक छोटी जगह में सीमित थे, वहीं तक
उनका प्रभाव था। अब उनको पूरे प्रदेश की कमान सौंपी गई है। क्या वो पूरे प्रदेश में बीजेपी को एकजुट करने का काम करेंगे, बीजेपी का जनाधार बढ़ाने का काम करेंगे, या फिर जिन दिग्गजों को दरकिनार किया गया है, मुख्यमंत्री के पद, जिनको मुख्यमंत्री बनना था वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, जो भी दावेदार थे, उनके हटने से बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएंगी। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।